दोस्तों स्टडी 91 के यूट्यूब चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज आप सभी के समक्ष में हिस्ट्री में 17वें दिन की क्लास लेकर हाजिर हूं, जिसमें प्राचीन भारत के इतिहास में हम पढ़ रहे हैं मगध साम्राज्य के बारे में। जहां दोस्तों अभी हमने 16 महाजनपदों के बारे में चर्चा किया था और आज की टॉपिक में दोस्तों मैं आपको बताऊंगा हर्यक वंश के बारे में, शिशुनाग वंश के बारे में और भारत पर जो सिकंदर का आक्रमण हुआ था उनसे कौन कौन से सवाल पूछे जाते हैं। ये तीनों टॉपिक को समराइज करके मैं पढ़ाने जा रहा हूँ, ठीक है। और आज मुझे बहुत खुशी हो रही है कि आज हम लोगों ने अपने 500 सवालों को कवर करने वाले हैं, क्योंकि आज की क्लास के बाद हमारे पास कितने सवाल हो जाएंगे? 500 सवाल हो जाएंगे। मैंने आपसे कहा भी था कि शुरुआत में ही कहा था कि आप इस सीरीज को ज्वाइन कर लो। कब 500 सवाल होंगे और कब 1000 सवाल होगा, कब 5000 हो जाएगा और कब 10000 हो जाएगा, इसका पता आपको चलने वाला नहीं है। आज दोस्तों हम क्वेश्चन नंबर 481 से लेकर के 510 पढ़ने वाले हैं। जो बच्चे नए हैं वो पीछे की पूरी सीरीज जाकर देखिए, तब आपको चीजें समझ में आएंगी, क्योंकि इस सीरीज में हम लोग हर एक विषय की बात करने वाले, ठीक है। देखिए स्टडी 91 के प्लेटफॉर्म से हिंदी इंडिविजुअल के अलावा कई सारे बैच चल रहे हैं, जिसमें हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इसके फाउंडेशन बैच आ रहे हैं। ये हमारा हेल्पलाइन नंबर, इस पर कॉल करके आप संपर्क कर सकते हैं। सैंपल के तौर पे दोस्तों किताब आपको दिखा रहा हूं, देखिए किताब भी आ चुकी है। कैश ऑन डिलीवरी चाहिए तो फ्लिपकार्ट है, अमेजन है, मीशो है, तमाम ऐसे साइट्स हैं जहां पर ये किताब अवेलेबल है। इसके अलावा हमारा वेबसाइट एप्लीकेशन है, वहां से भी आप किताबों को परचेज कर सकते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं दोस्तों आज के सवालों का श्रृंखला और देखते हैं क्या कुछ हमें नया सीखने को मिलता है, ठीक है। पहला सवाल है आपकी स्क्रीन पर कि महाभारत, अच्छा ध्यान दीजिएगा 17वीं क्लास है आज की, क्वेश्चन नंबर 481 से 510 हम कवर कर रहे हैं, ठीक है। लिख रहा महाभारत तथा पुराणों के अनुसार, किसके अनुसार? महाभारत के अनुसार और पुराणों के अनुसार मगध के प्रारंभिक राजवंश की स्थापना किसने किया था? भाई ये हिस्ट्री का क्वेश्चन नहीं है, ये इस बारे में हमारे पुराणों में वर्णित है, महाभारत में भी वर्णित है। कि क्या वर्णित है? कि मगध जो साम्राज्य था, 16 महाजनपदों में जो मगध था उसका प्रारंभिक संस्थापक कौन था? तो याद रखिएगा उसके प्रारंभिक संस्थापक का नाम था बृहद्रथ। क्या नाम था दोस्तों? बृहद्रथ, ठीक है, बृहद्रथ नाम था, याद रखिएगा। इसी को संस्थापक कहा जाता है, संस्थापक कहा जाता है, ठीक है। ये मगध के प्रारंभिक राजवंश का संस्थापक था। अच्छा प्रारंभिक राजवंश कौन सा था? तो याद रखिए दोस्तों उसे कहा जाता है हर्यक वंश के नाम से। किस नाम से जाना जाता है? हर्यक वंश के नाम से जाना जाता है, याद रखिएगा, ठीक है। अच्छा यहां से दो और इंपॉर्टेंट सवाल मैं आपको बताना चाहूंगा, क्योंकि बात पुराणों की आ गई है, महाभारत की आ गई है। तो बृहद्रथ के पिता का नाम क्या था? क्या आप में से कोई बच्चा जानता है? यह आपके लिए थोड़ा नया सवाल होगा। याद रखिएगा बृहद्रथ के पिता का नाम था बसु। क्या नाम था दोस्तों? बसु नाम था। और बृहद्रथ के पुत्र का क्या नाम था? तो शायद आपने महाभारत में सुना होगा जरासंध के बारे में। किसके बारे में दोस्तों? जरासंध के बारे में सुना होगा। वो जरासंध ही कौन था? वो बृहद्रथ का पुत्र था जरासंध, उसे याद रखेगा, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट सवाल आपके लिए है जो स्टडी 91 आपको नए चीजें देता रहता है, ठीक है। आइए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। लिख रहा हर्यक वंश का संस्थापक कौन था? तो दोस्तों हर्यक वंश का संस्थापक कौन है? ये जिसके बारे में हम पढ़ रहे हैं बृहद्रथ ही क्या दोस्तों? ये हर्यक वंश का संस्थापक है, इसे याद रखेगा, ठीक है। अच्छा एक सवाल और पूछ सकता है कि सर ये बता दीजिए मुझे कि बृहद्रथ गद्दी पर सर कब बैठता है, ठीक है। अगर कोई सन वगैरह पूछ दिया परीक्षा में तब, हाँ ये बड़ा अच्छा सवाल दोस्तों। तो गद्दी पर बैठा था 544 ईसा पूर्व में। जी हाँ दोस्तों, ईसा मसीह के जन्म के 544 साल पहले ये गद्दी पर बैठा था। सर एक बात और बता दो, सर राजधानी कहां थी? ठीक है, राजधानी देखो भाई, राजधानी को लेकर हम बात करें तो याद रखिएगा, क्योंकि हम बात करें मगध की और शुरुआती दौर में मगध की राजधानी कहां हुआ करती थी? याद रखिएगा राजगृह हुआ करती थी। कहां हुआ करती थी दोस्तों? इसकी राजधानी राजगृह हुआ करती थी, ठीक है। इसे याद रखिएगा, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, एकदम दिमाग में बिठा के रखिए, ठीक है। अच्छा एक सवाल और आपके लिए इंपॉर्टेंट है, सर एक गद्दी पर तो बैठा और ये संस्थापक भी था। मान लीजिए अगर ये पूछ दे कि भाई अंतिम राजा, इस पीढ़ी का अंतिम राजा कौन था? अंतिम मतलब किसका? इस हर्यक वंश का अंतिम राजा कौन था सर? तब हम क्या बताएंगे? तब आप बताएगा दोस्तों नागदासक। क्या बताएंगे? नागदासक जो था दोस्तों ये अंतिम राजा था, ये भी याद रखेगा, क्योंकि भाई संस्थापक पूछ दिया तो भाई अंतिम राजा के बारे में भी तो पूछ सकता है। इस तरह से आपको चीजों को समझना होगा, एक एक सवाल आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आगे देखिए लिख रहा बिंबिसार। जी हां दोस्तों, बिंबिसार किस धर्म का अनुयायी था? देखिए बिंबिसार कौन था? यह हर्यक वंश का प्रतिष्ठित राजा है, महत्वपूर्ण राजा है। और आपसे पूछ रहा बिंबिसार ये जो है दोस्तों ये किस धर्म का संस्थापक था? अच्छा एक चीज और मैं बता दूं, देखिए यहां पूछा ना हर्यक वंश का संस्थापक, तो देखो हर्यक वंश में इसको मत करिए, ये मगध के प्रारंभिक राजवंश में था। हर्यक वंश में दोस्तों बिंबिसार का ही नाम रखिए, ठीक है, क्योंकि बिंबिसार ही वो था जो गद्दी पर मैंने यहां
थोड़ा सा मुझे लगा मैंने कुछ और नाम नहीं दिया, क्या बृहद्रथ की बात करेंगे दोस्तों, ये और प्रारंभिक राजवंश में आएगा, ठीक है, क्योंकि इसका पुत्र जरासंध होगा और ये मगध के जो प्रारंभिक राजवंश चलते वो समाप्त होंगे, वहां पर एक नया वंश आएगा हर्यक वंश। तो 544 ईसा पूर्व में क्या होता है कि यहां इसी मगध के प्रारंभिक राजवंश में चर्चा मिलती दोस्तों हर्यक वंश के बारे में, ठीक है। और इस हर्यक वंश की स्थापना कौन करता है, याद रखेगा बिंबिसार करता है। एक बात और याद रखेगा, अच्छा ये बिंबिसार दोस्तों किस धर्म का अनुयायी था, जरा ये सवाल करने के बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। याद रखेगा ये बौद्ध धर्म का अनुयायी था। किस धर्म का दोस्तों, ये बौद्ध धर्म का दोस्तों अनुयायी था, ये भी याद रखेगा। एक चीज और दोस्तों, इसी हर्यक वंश को हम पितृहंता वंश कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों, याद रखेगा, इसे हम पितृहंता वंश भी कहते हैं। क्यों पितृहंता वंश कहा जाता है, क्योंकि इस वंश के जितने भी राजा हुए उन सभी ने अपने पिता की हत्या करके गद्दी को कब्जा कर लिया। आप सोच लो कैसा माहौल आ गया था कि पिता की हत्या करके जो लड़का है वो शासन संभाल रहा है। आप सोचो कैसा राजवंश था। और एक ने नहीं, एक ने, जैसे बिंबिसार की बात करेंगे, बिंबिसार तो इस हर्यक वंश का संस्थापक था। इसका जो पुत्र था अजातशत्रु, आगे का सवाल आएगा, वो अजातशत्रु ने इसकी ही हत्या करके गद्दी को संभाल लिया। ऐसे संस्कार थे क्या? हाँ, हम तो चर्चा कर रहे हैं, तो सुनिए ध्यान से। आगे लिख रहा दोस्तों, लिख रहा जैन साहित्य में बिंबिसार को क्या कहा गया है। जैन साहित्य में दोस्तों बिंबिसार को क्या कहा गया है, तो वहां दोस्तों बिंबिसार को श्रेणिक नाम दिया गया। क्या नाम दिया गया है, ये थोड़ा सा लेवल वाला सवाल आ गया। देखो जो बच्चे भी तैयारी कर रहे हैं आईएएस पीसीएस सिविल परीक्षाओं की, हो सकता है उन्हें लगे कि यार ये कैसे कैसे सवाल देना। देखिए आपके क्लासरूम प्रोग्राम में आपको ये पढ़ाया गया कि नहीं पढ़ाया गया मुझे नहीं पता, लेकिन हमारे यहाँ अगर ये चीजें फ्री में पढ़ाई जा रही हैं तो आप इतना कल्पना करो कि जो हमारे यहाँ पेड कोर्स होंगे उसमें हम क्या क्वालिटी कंटेंट देते होंगे, क्या स्टडी मटेरियल देते होंगे, ये जरा आप सोचने की बात है आपके लिए, ठीक है। अगर आपने 1000, 2000, 5000, 10000, 20000, 50000 रुपए खर्च करके दोस्तों आपको ये चीजें नहीं मिली है तो आप फ्री की क्लास में पढ़ रहे हैं, इसको पढ़कर आप खुश होइए, ठीक है। तो याद रखेगा बिंबिसार को क्या कहा गया, जैन साहित्य में श्रेणिक कहा गया। अच्छा एक चीज और याद रखेगा, जैन साहित्य को क्या कहा जाता है। कई बार दोस्तों जैन साहित्य को याद रखेगा आगम मिलता है। जैन साहित्य को किस नाम जानते हैं, आगम नाम से भी जानते हैं, इससे भी याद रखेगा। इसी तरह महात्मा बुद्ध के उपदेश जो थे दोस्तों, बौद्ध साहित्य को कई जगह पर दोस्तों जातक भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, आगम और जातक, ये दो बातें याद रखेगा, परीक्षा में यहां से भी सवाल पूछ लेता है। चलिए आगे बढ़िए। लिख रहा है किस मगध सम्राट ने अंग का विलय, जी हां दोस्तों किसका विलय, अंग देश का विलय मगध साम्राज्य में कर लिया, ठीक है। अंग की राजधानी कहां थी, चंपा, आपने पढ़ा होगा। लिख रहा दोस्तों अंग का विलय दोस्तों मगध में किसने किया था, तो दोस्तों यही बिंबिसार था। बिंबिसार, देखिए बिंबिसार में यहां बिंदी नहीं लग पाती है, यहां पे तो मैंने लगा दिया, लेकिन अगर आप फॉन्ट में देखेंगे तो यहां पर बिंदी आपको नजर नहीं आ रही, इसलिए मैं लगा दे रहा हूं, ठीक है। तो बिंबिसार ही था जिसने अंग का विलय कहां कर लिया दोस्तों, मगध में कर लिया, अपने साम्राज्य विस्तार के लिए, ठीक है। आगे लिख रहा दोस्तों, अच्छा ये अंग भी दोस्तों 16 महाजनपदों में से एक था, 16 महाजनपदों में से एक, ठीक है, जनपदों में से एक था, ये हम जानते हैं। अच्छा कहां पे दिया गया दोस्तों इस महाजनपद के बारे में, तो बौद्ध धर्म की एक रचना है दोस्तों जिसका नाम है अंगुत्तर निकाय, ठीक है, वहां पर दिया गया है। और जैन साहित्य है, क्या नाम है दोस्तों, भगवती सूत्र, वहां भी 16 महाजनपदों का उल्लेख है, याद रखेगा। लिख रहा बिंबिसार की हत्या किसने की, तो बिंबिसार की हत्या उसके पुत्र ने की। किसने की दोस्तों, उसके पुत्र अजात शत्रु ने की, अजात शत्रु ने की, ठीक है। तो याद रखेगा अजात शत्रु ने ही क्या किया, याद रखेगा बिंबिसार की हत्या कर दिया। यह सवाल भी आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। एक एक सवाल आप याद रखो दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला देखिए। लिख रहा अजात शत्रु का उपनाम क्या था। यह तो एक ऐसा सवाल है ना जो आज भी परीक्षा में आ जाए ना तो लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि अजात शत्रु का नाम क्या था। जैसे पीछे दोस्तों मैंने एक आपको और नाम बताया कि बिंबिसार का नाम क्या था, ठीक है, बिंबिसार। और मैंने आपको बताया कि जैन साहित्य में बिंबिसार को श्रेणिक कहा गया। क्या कहा गया दोस्तों, श्रेणिक कहा गया। उसी प्रकार से इसके पुत्र अजात शत्रु को कुड़िक कहा गया। क्या कहा गया दोस्तों, तो श्रेणिक और कुड़िक, याद रखेगा ये बाप बेटे हैं, इन्हें आप ध्यान दीजिएगा, ठीक है। ये अजात शत्रु का क्या है, उपनाम है। अजात शत्रु किस धर्म का अनुयायी था, देखिए अगर हम बिंबिसार की बात करें तो बिंबिसार दोस्तों बौद्ध धर्म का फॉलोअर था, ठीक है। जबकि उसका पुत्र तो उसकी हत्या किया था, फिर दोनों एक धर्म के कैसे हो सकते थे, याद रखे दोस्तों ये जैन धर्म का अनुयायी
भाई था, ठीक है। किसको मानता था? अजातशत्रु जो था ये जैन धर्म को मानता था, और पिताजी किसको मानते थे? ये बौद्ध धर्म को मानते थे, तो ये भी याद रखेगा। अच्छा, पिताजी दोस्तों गद्दी पर कब बैठे थे? पिताजी गद्दी पर बैठे थे, मैंने आपको बताया था 544 ईसा पूर्व में बैठे थे, ये गद्दी पर बैठे थे। और इसका बेटा जो कुड़िक था यानी अजातशत्रु था, ये कब गद्दी पर बैठा था? याद रखेगा, ये 493 बीसी में दोस्तों ये गद्दी पर बैठा था, ठीक है, ये गद्दी पर बैठा था। तो दोनों सवाल आपके लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। एक सवाल और पूछता है दोस्तों, चलिए पहले आगे देख लीजिए। लिख रहा काशी और लिच्छवी का विलय मगध साम्राज्य में किसने किया? देखिए, अगर हम पिताजी की बात करें यानी श्रेडिक की बात करें तो इसने अंग को मिलाया था, अंग को क्या कर लिया था दोस्तों? जीत लिया था और अपने मगध में मिला लिया था। और उसके पुत्र अजातशत्रु ने काशी को जीत करके यानी वाराणसी को जीत करके और लिच्छवी को जीत करके दोस्तों मगध साम्राज्य में मिला लिया। किसने? इस अजातशत्रु ने। किसने मिला लिया दोस्तों? इस अजात शत्रु ने दोस्तों मिला लिया, यह भी याद रखेगा, ठीक है। अच्छा, एक चीज और मैं आपको बताना चाहूंगा, अजात शत्रु एक ऐसा राजा रहा जिसकी लड़ाई हमेशा किसके साथ चली दोस्तों? वैशाली के साथ। वैशाली के साथ जीवन भर युद्ध चला, जीवन भर युद्ध चलता रहा। क्यों युद्ध चला दोस्तों? इसलिए युद्ध चला कि वैशाली को भी जीत करके कहां मिला लिया जाए? मगध में मिला लिया जाए। और ये वैशाली किसके अंतर्गत आता था? याद रखेगा, वज्जी संघ के अंतर्गत आता था। किसमें आता था दोस्तों? ये वज्जी संघ के अंतर्गत आता था। और यही वो शासक था जिसने जीवन पर्यंत लड़ाई करता रहा कि उसको मिलाकर के मगध साम्राज्य में उसका विलय कर लिया जाए, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया। यह भी सवाल आता है परीक्षा में, ठीक है। आइए आगे बढ़ते हैं। अगला लिख रहा, अजातशत्रु की हत्या किसने की? देखिए, अजातशत्रु ने पिता की हत्या कर दिया था, ठीक है। इसने अपने पिता बिंबिसार की हत्या की, बिंबिसार की हत्या की, ठीक है। तो भाई जो इसने किया वैसा ही तो इसके साथ भी हुआ। तो अजातशत्रु की हत्या उसके पुत्र उदयन ने कर दी। किसके पुत्र? उसके पुत्र उदयन, ठीक है, उदयन ने कर दी, ठीक है। किसकी हत्या? याद रखेगा, अजातशत्रु भी मारा गया। अगला लिख रहा है, गंगा एवं सोन नदी। जी हां दोस्तों, गंगा एवं सोन नदी के संगम पर उदयन ने किस नगर की स्थापना किया? तो याद रखेगा, उदयन ने यहां पर नया नगर बसाया जिसका नाम था पाटलिपुत्र। क्या नाम था दोस्तों? उदयन ने यहां पर नया नगर बसाया जिसका नाम था पाटलिपुत्र। आगे चल के पाटलिपुत्र को ही दोस्तों पटना नाम से जाना जाने लगा। क्या बोला गया? इसको पटना नाम दिया गया। तो इसे भी आप याद रखेगा, ठीक है। अच्छा, सवाल तो भी आता है कि भैया ये गद्दी पर कब बैठा? क्योंकि इसके पिताजी की, दादाजी की बात करें तो 544 ईसा पूर्व गद्दी पर बैठे थे। पिताजी की बात करें तो 493 में बैठे थे। तो भैया उदयन कब गद्दी पर बैठा? याद रखें दोस्तों, ये 461 में गद्दी पर बैठा। कब बैठा दोस्तों? 461 ईसा पूर्व। जी हां दोस्तों, 461 ईसा पूर्व दोस्तों ये गद्दी पर बैठा, तो इसे भी याद रखेगा। अच्छा, उदयन दोस्तों किस धर्म का अनुयायी था? तो पिताजी के विपरीत, जैसे अजातशत्रु अपने पिता के विपरीत था। अगर हम बिंबिसार की बात करें तो बिंबिसार बौद्ध धर्म को मानता था और अजातशत्रु जैन धर्म को मानता था। अब इसका जो पुत्र है उदयन, जिसने इसकी हत्या किया, वो भी उल्टा कर रहा है। तो इसके पिताजी अजातशत्रु जैन धर्म को मानते थे, वापस से बौद्ध धर्म को मानने लगा। तो याद रखेगा, ये किसका फॉलोअर था दोस्तों? याद रखेगा, बौद्ध धर्म को मानने वाला था। तो ये आप याद रखेंगे, ठीक है। सॉरी, ये किसकी मानता था? अच्छा सॉरी, यहां गलती हो रहा है दोस्तों, ये बौद्ध नहीं, ये जैन धर्म को मानता था, ठीक है। ये किसको मानता था दोस्तों? जैन धर्म को ही मानता था। यही तो मैंने स्टार लगाया था कि हमको बच्चों के सामने यही स्टार लगा के बताना है, और यहां पर देखिए हम गलत बोल जा रहे हैं, ठीक है। तो समझिए चीजों को, यहां जैन धर्म होगा। आगे देखिए, लिख रहा हर्यक वंश का अंतिम राजा कौन था? अगर हम हर्यक वंश के संस्थापक की बात करें, किसकी बात करें? हर्यक वंश के संस्थापक की बात करें तो हमने पढ़ा कि हर्यक वंश का संस्थापक कौन था? याद रखेगा, बिंबिसार था। राजधानी कहां थी? राजधानी कहां थी? तो राजगृह राजधानी थी। और गद्दी पर बिंबिसार कब बैठा था? तो 544 ईसा पूर्व गद्दी पर बैठा था। अब यहां पर दोस्तों अंतिम राजा के बारे में पूछा है, तो मैंने यह भी आपको बताया है, अंतिम राजा का नाम क्या है? नागदासक है। क्या नाम है? नागदासक। याद रखेगा, ये अंतिम राजा है। लिख रहा है, शिशुनाग वंश की स्थापना कब और किसने की? याद रखेगा, बिंबिसार के द्वारा जो हर्यक वंश बसाया गया था वो उदयन के बाद दोस्तों और छोटे मोटे राजा रहे, जिसमें नागदासक आता, और नागदासक के बाद इनकी स्टोरी क्या हो जाती है? समाप्त हो जाती है। धीरे धीरे कहानी बढ़ते बढ़ते आती है 412 ईसा पूर्व तक। कहां तक आती है? 412 ईसा पूर्व। और किस राजवंश की स्थापना होती है? तो याद रखेगा, यहां पर दोस्तों हम बात करते हैं शिशुनाग वंश की। किसकी बात करते हैं? शिशुनाग वंश की बात करते हैं। अब दूसरा इंपॉर्टेंट सवाल कि शिशुनाग वंश की स्थापना किया किसने? ठीक है, तो उसका नाम ही था शिशुनाग। इसी का नाम क्या था? शिशुनाग नाम था। कोई घबराने वाली बात नहीं, ठीक है। तो शिशुनाग
ने ही दोस्तों इसकी स्थापना किया था। कब किया था? तो 412 ईसा पूर्व किया था, ईसा मसीह के जन्म के 412 साल पहले। हां, एक बात कह सकता दोस्तों कि इसके अंतिम राजा कौन थे? तो इसके अंतिम राजा का नाम था नंदीवर्धन। क्या नाम था दोस्तों? नंदीवर्धन नाम था, इसे भी याद रखेगा। तो स्टार्टिंग किसने किया था? शिशुनाग ने स्टार्टिंग किया और नंदीवर्धन दोस्तों इसको समाप्त करेगा। लिख रहा है शिशुनाग ने अपनी राजधानी पाटलिपुत्र से हटा करके। अच्छा देखो, अगर हम बात करें अजातशत्रु के पुत्र उदयन की, तो जब उदयन ने एक नया शहर बसाया गंगा और सोन नदी के बीच में, ठीक है, तो याद रखेगा उसका नाम रखा पाटलिपुत्र। तो राजधानी भी राजगिरी से शिफ्ट कर लिया, कहां पर? पाटलिपुत्र को राजधानी घोषित कर दिया। लेकिन आगे जब शिशुनाग वंश आता है तो शिशुनाग ने अपनी राजधानी शिफ्ट कर दिया, ठीक है, शिफ्ट कर दिया और उसने पाटलिपुत्र से हटाकर राजधानी पुनः किससे बना लिया दोस्तों? अब उसने वैशाली को राजधानी बना लिया। आपको याद होगा वैशाली वही जगह है जिसे अजातशत्रु ने जीतने का बहुत प्रयास किया और जीवन भर वैशाली को जीतने के लिए युद्ध लड़ता रहा, जो वज्जी संघ के अंतर्गत आता था, लेकिन कभी जीत नहीं पाया। ये उसी वैशाली को दोस्तों राजधानी बनाया शिशुनाग ने। किसने बनाया? शिशुनाग ने राजधानी बनाया है, तो याद रखेगा। देखिए स्टडी 91 के प्लेटफॉर्म से किताबें भी आ चुकी हैं, किताबें हमारी सैंपल में दी गई हैं, यहां पर भी हमारे हाथ में किताब है, आप चाहे तो परचेज कर सकते हैं। देखिए क्वालिटी कंटेंट चाहिए, अगर विषय को पढ़ने में मजा आ रहा है, आप सोचो फ्री ऑफ कॉस्ट अगर इतने अच्छा कंटेंट दिया जा सकता है तो किताबों में, हमारे पेड प्रोग्राम में क्या दिया जाएगा? इसके लिए आपको किताबों को लेना पड़ेगा और किताब परचेज करेंगे ना तो आपको पता चलेगा कि वाकई क्वालिटी कंटेंट वाली चीजें दी गई हैं। लिख रहा है शिशुनाग ने किस राज्यों को मगध में मिलाया? भाई इसके पहले तो काफी लोगों ने मिला लिया, जैसे मैं अगर अंग की बात करूं, अगर मैं अंग महाजनपद की बात करूं तो अंग को किसने मिलाया था दोस्तों? अंग को बिंबिसार ने मिलाया था। किसने मिलाया था? बिंबिसार ने मिलाया था। उसी तरह से काशी महाजनपद को प्लस किसको दोस्तों? लिच्छवी को। काशी को और लिच्छवी को किसने मिलाया था? ये अजातशत्रु ने मिला दिया, अजातशत्रु ने मिला दिया। इसी तरह से वैशाली वगैरह ये सब शिशुनाग के समय आ गए। तो शिशुनाग ने किन किन राज्यों को दोस्तों मिलाया था? तो इसमें दो राज्य मुख्य रूप से आते हैं। एक आता है दोस्तों अवंती राज्य। कौन सा आता है? याद रखेगा, एक आता है अवंती राज्य, जी हां दोस्तों अवंती राज्य, और एक आता है वत्स राज्य। कौन सा? वत्स महाजनपद, ठीक है, वत्स महाजनपद दोस्तों एक कौशांबी इसके हेडक्वार्टर था, और अवंती यानी अवंतिकापुरी को जानते होंगे, उज्जैन वाला, ठीक है। तो ये दो राजवंश को भी दोस्तों शिशुनाग ने क्या कर लिया? अपने मगध साम्राज्य में मिला करके मगध साम्राज्य को और बड़ा कर दिया। इसीलिए कहा जाता है कि मगध साम्राज्य सर्वाधिक शक्तिशाली राज्य हुआ करता था, इसे याद रखेंगे। लिख रहा कालाशोक। कालाशोक का नाम सर हमने पहले भी सुना है, जरा याद दिला दीजिए तो मैं आपको याद दिलाऊं। कालाशोक के समय में दोस्तों क्या हुआ था? आपको याद होगा, आपका अजातशत्रु के समय में पहली बौद्ध संगीत समिति का आयोजन किया गया था और कालाशोक के समय में दूसरी बौद्ध संगीत समिति का आयोजन किया गया था। याद रखेगा, द्वितीय बौद्ध संगीत समिति, बौद्ध संगीति, जी हाँ दोस्तों संगीति, ठीक है, इसका आयोजन किया गया था। कब किया गया था दोस्तों? तो 383 बीसी में किया गया था, क्योंकि 483 बीसी में महात्मा बुद्ध की मृत्यु हो गई थी और अजातशत्रु के समय में, और तभी दोस्तों प्रथम बौद्ध संगीत समिति का आयोजन किया गया था। ये हमने पढ़ा था पीछे की क्लास में, अगर आपको याद हो तो ठीक है। इसलिए कहता हूं पढ़ते चलिए, मेरी क्लास में आएंगे ना तो मैं आपको कुछ भूलने नहीं दूंगा, समय समय पे दोस्तों आपको याद दिलाता रहूंगा कि पीछे क्या पढ़ा, अब क्या जरूरी है, सब चीजें आपको पता चलती रहेंगी। आगे देखिए, लिख रहा कालाशोक के शासन काल में बौद्ध धर्म किन संघों में बट गया दोस्तों? तो दो पार्ट में बट गया, आपको मैंने बताया भी था दोस्तों। एक संघ को दोस्तों अस्थविर नाम से जानते थे, किसके नाम से? अस्थविर नाम से जानते थे, और दूसरे संघ को हम महासंघिक नाम से जानते थे। किसके नाम से? महासंघिक नाम से जानते थे, ये आप याद रखेंगे, ठीक है। चलिए आगे देखिए, लिख रहा कालाशोक ने अपनी राजधानी किसे बनाया? देखिए इसके पहले शिशुनाग की बात करें, शिशुनाग ने तो वैशाली को राजधानी बना दिया। यहां पर दोस्तों इसने किसने राजधानी बनाया? तो इसने पुनः पाटलिपुत्र को अपना राजधानी बनाया। किसे दोस्तों? याद रखेंगे, पाटलिपुत्र की राजधानी बनाया। पाटलिपुत्र की स्थापना किसने किया था? तो हमने पीछे पढ़ा उदयन ने किया था। उदयन कौन था? उदयन अजातशत्रु का पुत्र था, जिसने अपने पिता की हत्या करके गद्दी संभाली थी, उसने, ठीक है। तो पाटलिपुत्र को वापस से राजधानी किसने बना लिया? ये कालाशोक ने दोस्तों क्या किया? इसे अपनी राजधानी बना दिया। आगे देखिए, नंद वंश का संस्थापक कौन था? देखिए हर्यक वंश के बाद शिशुनाग वंश, और शिशुनाग वंश के बाद दोस्तों हम लोग चर्चा करेंगे नंद वंश के बारे में। जरा ये पढ़िए, नंद वंश का संस्थापक कौन था? तो याद रखेगा, संस्थापक था दोस्तों महापद्मनंद।
नंद, क्या नाम था दोस्तों? महापद्म नंद दोस्तों याद रखिएगा संस्थापक था। अच्छा, इस वंश का दोस्तों अंतिम राजा कौन था? जैसा कि हम पीछे से पढ़ते आ रहे हैं अंतिम राजा के बारे में, तो अंतिम राजा याद रखिएगा 9वें नंबर का राजा था, 9वें नंबर का राजा था, नाम था घनानंद। नाम क्या था दोस्तों? घनानंद नाम था। इसी को तो दोस्तों चाणक्य ने चंद्रगुप्त मौर्य की सहायता से हरा करके चंद्रगुप्त मौर्य को दोस्तों राजा बना दिया। नंद वंश समाप्त होता है, मौर्य वंश की स्थापना किया जाता है। ठीक है, आगे देखिए क्या लिख रहा है, करा किस शासक को उग्रसेन, जी हां दोस्तों उग्रसेन यानी भयानक सेना का स्वामी कहा गया। ये किसे कहा गया दोस्तों? तो याद रखिएगा महापद्मनंद को कहा गया। किसे कहा गया दोस्तों? महापद्मनंद। जी हां दोस्तों, महापद्मनंद इतना भयानक व्यक्ति था कि जिसको चाहा उसको हराया और अपने साम्राज्य का विस्तार बहुत ज्यादा बड़ा कर दिया, मतलब बहुत ज्यादा दोस्तों साम्राज्य विस्तार कर दिया। मगध को मगध बनाने का दोस्तों जो शुरुआती श्रेय जाता है वो महापद्मनंद को जाता है। ठीक है, आप इसके नाम से देखिए उग्रसेन कहा जाता था, भयानक सेना का स्वामी इसे कहा जाता था। लिख रहा यूनानी लेखकों द्वारा नंद वंश के किस शासक को अग्रमीज या फिर जेंड्रमीज कहा गया? जी हां दोस्तों, अग्रमीज या जेंड्रमीज किसे कहा गया? तो याद रखेगा ये 9वें नंबर का जो शासक दोस्तों घनानंद था ना, घनानंद। ठीक है, इसी घनानंद को दोस्तों क्या कहा गया? अग्रमीज कहा गया या जेंड्रमीज के नाम से जाना गया। किसके द्वारा कहा गया दोस्तों? तो जो यूनानी लेखक थे उनके द्वारा दोस्तों ये बताया गया। ठीक है, आगे बढ़िए। लिख रहा अभिलेखीय साक्ष्य के अनुसार नंद राजा, जी हां दोस्तों नंद राजा के आदेश से नहर दोस्तों कहां खोदी गई थी? तो दोस्तों ये नहर खोदा गया था कलिंग में। कहां खोदा गया था? कलिंग में। जी हां दोस्तों, आपने कलिंग का नाम आगे सुनेंगे। ठीक है, कलिंग की राजधानी कहां हुआ करता दोस्तों? आपने कलिंग में खारवेल का नाम सुना होगा। खारवेल एक अभिलेखी साक्ष्य, खारवेल अभिलेख का नाम सुना होगा। इस खारवेल अभिलेख के बारे में परीक्षा में खूब पूछा जाता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। लिख रहा प्राचीन भारत में पहला विदेशी आक्रमण किसने किया? देखो ये तो बहुत अच्छा सवाल है जो आपके मन में हमेशा जो है कंफ्यूजन क्रिएट करता नहीं रहता। कंफ्यूजन तो मैं आपको बताना चाहता हूं। कई किताबों में लिखा है कि पहला आक्रमण ईरानियों ने किया, कई किताबों में लिखा है कि पहला आक्रमण यूनानियों ने किया, और कई किताबों में लिखा है कि भाई पहला आक्रमण जो है ये अरबों ने किया। अब सही उत्तर क्या है? देखिए, जब सवाल पूछे मध्यकालीन भारत के इतिहास से तब याद रखेगा पहला आक्रमण अरब आक्रमणकारियों ने किया था। अरब में दोस्तों मोहम्मद बिन कासिम का नाम हम लोग पढ़ते हैं। सन 711 और 712 के दौरान उसने जो है आक्रमण किया। 711 में असफल अभियान किया, 712 में सफल अभियान किया। राजा दाहिर जो सिंधु का राजा था उसके ऊपर दोस्तों उसने हमला किया था, ये आपको पता होगा। वहीं हम पढ़ते हैं जौहर व्रत के बारे में, लेकिन यह सवाल मध्यकालीन भारत के इतिहास से, अभी तो हम प्राचीन भारत के इतिहास पढ़ रहे हैं। तो यहां पर अरब अपना जवाब कभी मत दीजिएगा। अगर भारत के परिप्रेक्ष्य में पूछ रहा है, इतिहास के परिप्रेक्ष्य में पूछ रहा है, तो आपके जवाब में कभी अरब नहीं आना चाहिए। ठीक है, अरब नहीं आना चाहिए, ध्यान दीजिएगा। अरब अगर आपने बोला तो गलत जवाब दे दिया। क्यों? क्योंकि अरब आक्रमणकारी ये कहां से थे दोस्तों? ये अरब आक्रमणकारी ध्यान रखेंगे ये मध्यकालीन भारत से थे। अभी आपसे पूछा प्राचीन भारत में पहला विदेशी आक्रमणकारी, तो विदेशी आक्रमणकारियों में दोस्तों ईरानियों का नाम आता है। किसका नाम आता है? ईरानियों ने दोस्तों सबसे पहले हमला किया था भारत पर, याद रखेगा, जो ईरान देश के रहने वाले थे। लिख रहा प्राचीन भारत में दूसरा विदेशी आक्रमण, ठीक है, यहां याद रखेगा दसूरा नहीं दोस्तों, दूसरा याद रखेगा, दूसरा विदेशी आक्रमण एवं पहला यूरोपीय आक्रमण। अब देखिए सवाल अगर पूछ दे आपसे कि प्राचीन भारत में पहला यूरोपीय आक्रमण किसके द्वारा किया गया, तब बताएगा यूनानियों द्वारा किया गया, क्योंकि यूनान जो था देश, याद रखेगा, ये आपका किसमें आता है? ये आपका यूरोप महाद्वीप में आता है, तब आप यूनानी बताएंगे। यानी दूसरा हमला या फिर पहला यूरोपीय आक्रमण, तब आप क्या बताएंगे? यूनानियों द्वारा किया गया। ये सब छोटे छोटे पॉइंट है जो आपको कोई सिखाता नहीं है, कोई समझाता नहीं है, लेकिन आपको भाई याद होने चाहिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। लिख रहा सिकंदर के पिता का क्या नाम था? ठीक है, देखिए सिकंदर कहां का था दोस्तों? तो सिकंदर याद रखेगा मकदूनिया का शासक था। कहां का था दोस्तों? यह मकदूनिया का शासक था। यह पहला इंपॉर्टेंट सवाल। ठीक है, दूसरा इंपॉर्टेंट सवाल, इसके पिता का नाम क्या था? इसके पिता का नाम फिलिप था। क्या नाम था दोस्तों? फिलिप का था। ठीक है, एक और सवाल पूछता है कि सिकंदर के गुरु का नाम क्या था? तो दोस्तों आपने अरस्तु का नाम सुना होगा, याद रखेगा, अरस्तु इसके क्या थे? गुरु थे। अरस्तु क्या थे? गुरु थे। और सिकंदर पूरी दुनिया को जीतने की चाहत रखता था, इसलिए विश्व विजेता के नाम से भी जाना जाता है। हालांकि विश्व को विजित नहीं कर पाया, भारत को नहीं विजित कर पाया। आइए कुछ सवाल देखते हैं। लिख रहा सिकंदर ने भारत विजय का अभियान कब प्रारंभ किया? कब से दोस्तों इसने स्टार्ट किया भारत विजय का अभियान? तो याद रखेगा 326 ईसा पूर्व। जी हां दोस्तों, 326 ईसा पूर्व इसने भारत विजय का अभियान शुरू किया था। ठीक है, और उस समय दोस्तों याद रखेगा नंद वंश में घनानंद का शासन चल रहा था। ठीक है,
जब ये चला तब, ठीक है। नंद वंश में दोस्तों घनानंद का शासन चल रहा था। और एक बात और आपको बता दूं, ठीक है, जब ये चला तब की बात है। और दोस्तों जब ये भारत तक पहुंचा, जब भारत तक पहुंचा, ठीक है भाई, रास्ते में बहुत कुछ जीता होगा तब ना पहुंचा होगा, ठीक है। जब इच्छा हुआ तब नंद वंश चल रहा था, और जब भारत पहुंचा तब तक दोस्तों नंद वंश के घनानंद को हरा करके मौर्य वंश की स्थापना हो चुकी थी, ये भी याद रखेगा। और सिकंदर को यह भी पता था कि चाणक्य जैसे प्रधानमंत्री जिसके पास हो उसे हराना कठिन कार्य है, ठीक है, तो इसे भी याद रखेगा। अच्छा, सिकंदर के दो सेनापति भी थे जो बड़े फेमस रहे, ठीक है। एक का नाम था सेल्यूकस, ठीक है, कहा जाता है दोस्तों ये थल सेना का सेनापति था। और एक का नाम था निर्याकस, ठीक है, क्योंकि सिकंदर के पास अपनी जल सेना भी थी, ठीक है। तो निर्याकस जो था दोस्तों ये जल सेना का सेनापति था, ठीक है। लेकिन आज सिकंदर को पंजाब के किस शासक के साथ दोस्तों युद्ध करना पड़ा? एक्चुअली वो पंजाब पहले पाकिस्तान प्रांत में था, ठीक है, याद रखेगा। वो पंजाब याद रखेगा पहले के पाकिस्तान में था। तो वही पूछ रहा दोस्तों कि वहां के शासक का नाम क्या था, तो याद रखेगा पोरस था, ठीक है। राजा पोरस के साथ दोस्तों उसका युद्ध हुआ था। अच्छा, उस युद्ध का नाम क्या था, तो याद रखेगा उसका नाम था हाइडे स्पीच का युद्ध। क्या नाम था? हाइडे स्पीच का युद्ध। या फिर उस युद्ध का एक और नाम होता है वितस्ता का युद्ध। क्या नाम था दोस्तों? वितस्ता का युद्ध, ठीक है। वितस्ता किसे कहा जाता है दोस्तों? झेलम नदी का पुराना नाम है, अगर आपने पढ़ा होगा तो आपको याद आ रहा होगा। झेलम नदी को दोस्तों वितस्ता कहा जाता था। ये युद्ध राजा पोरस के साथ सिकंदर ने वितस्ता के किनारे लड़ा था, इसलिए इसे वितस्ता का युद्ध भी कहा जाता है। यह भी पॉइंट है। बाकी हाइडे स्पीच का युद्ध कहा जाता है, ये तो बच्चा जानता है, नहीं जानते हैं तो जान जाइए, ठीक है, जान जाइए। लेकिन किस युद्ध को हाइडे स्पीच का युद्ध या झेलम यानी वितस्ता के युद्ध के नाम से जाना जाता है? किस युद्ध को? तो याद रखेगा जो युद्ध सिकंदर वर्सेस किसके बीच में हुआ था दोस्तों? पोरस के मध्य हुआ था, उसी युद्ध को हम हाइडे स्पीच का युद्ध या वितस्ता का युद्ध कहते हैं, याद रखेगा, ठीक है। लेकिन सिकंदर की सेना ने किस नदी को पार करने से इंकार कर दिया? तो यहां पर बच्चे कंफ्यूज आते हैं। लोगों को लगता है कि भाई झेलम नदी के किनारे लड़ाई हो रही थी, तो जाहिर सी बात है सेना जो है झेलम के किनारे युद्ध करने के बाद झेलम नदी को पार करने से मना कर दी होगी। लेकिन ऐसा नहीं दोस्तों, ये गलत सोचना। यहां उत्तर होगा व्यास नदी। क्या होगा दोस्तों? याद रखेगा व्यास नदी होगा। व्यास नदी को इनकी सेना ने पार करने से मना कर दिया था। उस समय व्यास को विपाशा नदी के नाम से जानते थे। किसके नाम जानते थे? विपाशा नदी के नाम से जाना जाता था। ये इसका प्राचीन नाम है, इसे भी याद रखेंगे। लेकिन आज सिकंदर की मृत्यु बेबीलोन जो आधुनिक बगदाद में है दोस्तों, यहां पर कब हो गया? जब सिकंदर वापस लौट के जाता है तो 3 साल के उपरांत ही दोस्तों इसकी मृत्यु हो जाती है, यानी 323 ईसा पूर्व में इसकी मृत्यु हो जाती है, ठीक है। तो लौटते समय तक, जब तक लड़ाई करके आता भारत में, तब तक यहां नंदवंश समाप्त हो चुका था। लौट कर गया खुद ही समाप्त हो गया, ठीक है। तो याद रखेगा 323 ईसा पूर्व दोस्तों ये सिकंदर की मृत्यु हो जाती है। और इस तरह से आज के क्लास भी समाप्त हो जाता है। उम्मीद करता हूं आपको अच्छा लगा होगा। बहुत सारे फैक्ट को पकड़ के दोस्तों यहां चर्चा कर रहे हैं, जिससे आपका पूरा का पूरा सब्जेक्ट रिवाइज हो जाएगा। और ऐसे ही दोस्तों हम लोग आगे बढ़ते रहेंगे। देखिए आपसे निवेदन है, आज देखते ही देखते 17वीं क्लास बीत गई। मैं आपसे बार बार कहता हूं कि आप आइए इस क्लास को ज्वाइन करिए, इस पूरी सीरीज को ज्वाइन करिए। ये सीरीज लगातार चलने वाली है। आज हिस्ट्री कवर करा रहा हूं, कल ज्योग्राफी का नंबर आएगा, पॉलिटी का नंबर आएगा, साइंस का नंबर आएगा। शुरुआत से पढ़ेंगे तो पढ़ने का मजा बना रहेगा। छोटी क्लास होती, ज़्यादा मेहनत नहीं है। आराम से सोइए, सोकर ईयरफोन यूज करिए या जैसे भी देख सकते हैं, जो भी आपकी सुटेबिलिटी हो वैसे आप देखते रहिए क्लास, कोई दिक्कत की बात नहीं है। दोस्तों ऐसे विषय जो पूरी तरह से यूट्यूब पर पढ़ा दिए गए हैं, ये उन्हीं के हैंड रिटन नोट्स हैं जिन्हें आप परचेज कर सकते हैं, ठीक है। तो इन सबके साथ अपनी तैयारी को जारी रखिए। मिलते हैं दोस्तों अगले लेक्चर में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू सो मच।